बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप प्रोग्राम एहतसाब देख रहे हैं समा टीवी पे। मैं इमरान खान हूँ। हमारे साथ आज बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं और मैं तीनों का पहले तारुफ करवा दूँ, फिर बातचीत का आगाज़ करते हैं। बदर अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और कॉलम निगार भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और सबसे बढ़ के ये है कि बहुत सारे सहाफ़ियों के उस्ताद हैं मेरे जैसे लोगों के। जनरल रिटायर जादवान साहब, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। इरशाद भट्टी साहब, आप सब जानते हैं, आप सबके अजीज़ हैं, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ बदर अब्बास साहब, मैं सबसे पहले सवाल आपके पास लेकर आऊँगा। पीपल्स पार्टी कहती है अदालत जाएंगे, इसलिए कि हुकूमत ने धोखाधड़ी से सेनेट के अंदर बिल पास करवा लिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाला। मुझे तो सर इसमें मौक़िफ़ सिर्फ जो नजर आता है वो सिराजुल हक साहब का लगता है कि वो कह रहे हैं कि अपोजिशन ने हुकूमत के साथ मिलकर अवाम की पीठ में छुरा घोंप दिया है। आपको क्या लगता है सर, अदालत जाएंगे? ये क्या मिलेगा अदालत से? जहां जाना था वहां तो गए नहीं। शुक्रिया इमरान। मेरा नहीं ख्याल कि अदालत शायद जाएंगे भी, इसलिए कि अदालत आपके अगर जो हाउस में चीज़ें हुई हैं उसको शायद अदालत एंटरटेन नहीं करे अनटिल अनलेस कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ना उठ जाए उसमें। लेकिन असल चीज़ ये कि अपने अंदर तलाश करना चाहिए। जो भी यूसुफ रज़ा गिलानी पे बहुत से सवालात उठ रहे हैं और इसलिए भी सवालात उठ रहे हैं कि जो चीज़ें आई हैं उस हवाले से वो अगर रात 12 बजे भी वहाँ से रवाना होते तो पहुँच जाते। तो यूसुफ रज़ा गिलानी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लेकिन एक बैकग्राउंड अगर हम देखें तो 2018 के इंतखाबात के बाद से सेनेट के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत रही है। पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अक्सरियत अब भी है। तो ना वो पहले कामयाब हुए ना अब कामयाब हुए। तो अपोजिशन को अपने अंदर जो दराड़ें पड़ी हुई हैं, अपने चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, दीगर जमातें हों, जो अपने अंदर से बिट्रेल है, उसके अलावा उसके खिलाफ जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप कभी भी इस चीज़ को रोक नहीं सकेंगे। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बहुत से सवालात के जवाब देने हैं। एक तो उनकी तरफ से जो उनके साहिबजादे की तरफ से मुसलसल ट्वीट आ रही है वो मेरा ख्याल है बहुत इत्मीनान बख्श नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर कुल में शिरकत भी थी तो वो आप इस्लामाबाद आके उसके बाद चले जाते। दूसरी बात ये कि जो ख़बरें आई हैं वो ये कि उन्होंने ख़ुद सारे सेनेटर्स को ये हिदायत की थी कि आप पहुँचें, इम्पॉर्टेंट बिल है, तो उनकी नॉलेज में था ये चीज़ें। तो मेरा ख्याल है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बहुत सी वजाहतें देनी पड़ेंगी। इससे पहले भी अगर आप देखें तो सेनेट के जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त से उठा लें, सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो सादिक संजरानी साहब किसकी सपोर्ट से सेनेटर बने, चेयरमैन सेनेट बने। उसके बाद उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, वो क्यों डिफीट हुई जबकि मेजॉरिटी थी, बहुत क्लियर मेजॉरिटी थी। उसके बाद सेनेटर के इलेक्शन हुए, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी किस तरीके से सेनेटर बने उसको देखें। फिर उसके बाद वो लीडर ऑफ द अपोजिशन कैसे बने उसको देखें। फिर उससे पहले चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी दोबारा कैसे मुंतखब हुए उसको देखें। एक सीक्वेंस आपको नजर आएगा, उस सीक्वेंस में बिट्रेल हर जगह आपको नजर आएगा। अब मुझे तो ये लगता है ऑन अ लाइटर नोट कि शायद यूसुफ रज़ा गिलानी ने वो कर्ज उतार दिया जिसकी बिना पे वो सेनेटर भी बने थे और जिसकी बिना पे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बने। तो मेरा ख्याल है आप एक छोटा सा सवाल और एक छोटा सा सवाल इसमें यह है कि देखें जब शहबाज शरीफ साहब को आना था कौमी असेंबली में और आकर रोकना था तो वो भी नहीं आए। जब सेनेट में आके यूसुफ रज़ा गिलानी को रोकना था वो अपोजिशन लीडर थे, वो भी नहीं आए। ये तो फिर इस हमाम में सारे एक जैसे नहीं है। इमरान देखें कौमी असेंबली में अगर आ भी जाते शहबाज शरीफ तो वहां तो फिर भी आप नहीं जीत पाते। लेकिन सेनेट में तो आपकी मेजॉरिटी है, यानी सेनेट में आप चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार नहीं हैं। आपकी मेजॉरिटी हो के आपको शिकस्त खाना, इसमें ये बड़ा सेटबैक होता है। अब इस बैकग्राउंड में अगर आप सोचें तो आप क्या लॉन्ग मार्च और क्या दो लॉन्ग मार्च और क्या धरना और क्या जो है अदम एतमाद की तहरीक लाना वजीर आज़म के खिलाफ, मेरा ख्याल है अपोजिशन को अपने लॉन्ग मार्च से पहले ही इतना बड़ा झटका मिला है कि अपोजिशन को इससे संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा।
भट्टी साहब, ये हो क्या रहा है? यानी सबके बंदे गायब थे, ऐसा नहीं खाली पीपल्स पार्टी, हर जमात ने अपना रोल प्ले किया है। यानी छोटी जमातों का एक एक सेनेटर गायब था, बड़ी जमातों के दो दो सेनेटर गायब थे। बड़ी मेहनत करनी पड़ी सबको गायब होने के लिए, और सबने इसका बोझ थोड़ा थोड़ा उठाया है, किसी एक के ऊपर नहीं पड़ा। भट्टी साहब, कुछ समझ आ रही है सराजुल हक साहब वाली बात, या मिसमैनेज हो गया है? वाकई हुकूमत इतनी तेज हो गई है कि वो धोखा देगी इन सबको? हमने डस्का धुंध पे बड़े प्रोग्राम किए और उस धुंध पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा नोटिस लिया, लेकिन इस धुंध पर के ये जो पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाई सारे लोग धुंध की वजह से, इस धुंध पर भी लोग मैं जमहूरियत, मेरी तो खैर ये जमहूरियत नहीं है, जो जमहूरियत के इस मौजूदा जमहूरियत के हामी हैं उनको भी सोचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक शेर था, एक शेर है, उसका एक मिसरा है कि जब वक्ते ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्ते क़याम आया। तो इस शेर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके तब्दील करके मैं पढ़ूंगा कि ये अक्लमंद गिर गए सजदों में जब वक्ते क़याम आया। अब आपने एक जुमला बोला कि जहां जाना था वहां गए नहीं। जब भी मौका आया 3.5 सालों में, जहां जाना होता है वहां ये मौजूद नहीं होते। दूसरी बात, मजहर भाई की बात ये ठीक है कि शहबाज शरीफ, दूसरी बात ये ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब अगर आ भी जाते तो हार जाना था, लेकिन हार जीत तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। उनको होना तो चाहिए था ना, सेनेट में भी हार जाते, आवाज तो उठानी सब मौजूद होते तो सेनेट में भी हार जाते, कोई बात नहीं थी। मौजूद होना मतलब ये जो हमें बता रहे थे कि हुकूमत बता रही है कि उन्होंने स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी है, लेकिन ये क्या बता रहे हैं, या हम क्या कह रहे थे, या हम क्या सुन रहे थे कि IMF के आगे बेच दिया, खुद मुख्तारी खत्म कर दी, ये अकाउंटेबल नहीं रहे गवर्नर स्टेट बैंक और ये स्टेट बैंक। अब कोई इनसे पूछ नहीं सकेगा, ये बड़ा शर्मनाक मुआहदा है, ये फलाना है, ये मुल्क दुश्मनी है, और इस मौके पे भी ये मौजूद नहीं है। तो दुख ही यही है, मुझे ये दुख होता है ना, जो समटाइम दुख होता है वो यही होता है। नूरा कुश्ती है? नहीं, ये इसको इतने अल्फाज, इतने आसान लफ्जों में ना करें प्लीज। इसको नूरा कुश्ती सर, आम आदमी को तो समझ आए ना क्या है। नहीं, ये उससे भी आगे की कुश्ती है। जब तहरीक इनकी कोई अरूज पर होती है ये अलहदा हो जाते हैं, जब ये मिलकर इनका कोई मिलकर उम्मीदवार जीत सकता है 3.5 सालों में, सदर, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, 2 मरतबा चेयरमैन सेनेट की अदम एतमाद, बाकी सारा, जब भी इनका कोई उम्मीदवार मिलकर जीतने की पोजीशन में होता है ये अलग-अलग उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। जब वोटिंग का वक्त आता है, वक्ते क़याम आता है, कोई गैर हाजिर होता है, कोई बीमार होता है, कोई पहुंच नहीं पाता, किसी को एजेंडा नहीं मिलता, किसी को वो जो खून का डर होता है वो नहीं आता, फिर ये उसके बाद जब ये हुकूमत कमजोर पड़ती है ये उससे भी ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। यही दुख है इमरान खान के। मैंने कल गिलानी साहब से परसों प्रोग्राम में पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। ये जो टेलीफोन कॉलों वाला मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा जी किसी ने आपको रोक लिया था? कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। ये जो अच्छा, यही दुख है, यही इमरान भाई, यही दुख है कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। और यही दुख है कि हमारी सियासत अब झूठ और मुनाफिकत का दूसरा नाम बन गई है, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को या बाकी लोगों को अब इससे नफरत होने लग गई है। यही दुख है कि ये जाली जमहूरियत हैं, ये जमहूरियत जाली, ये जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी और इस पार्लियामेंट जिसकी ये खुद इज्जत नहीं करते, उसको अपने मफादात के लिए, अपनी ढाल के लिए हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, नाम लेते हैं। अंदर से ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, ये जुगाड़ प्रोग्राम है। पहला वो था ना, ये अब तो फिक्रा ये ऐसे ही मैं कह के भी मुझे भी इससे भी बेजारी होने लग गई कि पहला सब्जेक्ट था इनका इमरान खान की हुकूमत में आने के बाद, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। दूसरा है मिट्टी पाओ, सब कुछ भूल जाओ और इख्तिदार में आओ, जुगाड़ लगाओ और सब इख्तिदार में आओ। इनकी सियासत, इनकी जमहूरियत, इनका सब कुछ अपने जात के लिए। ये मुबैना तौर पर ये कल जो गिलानी साहब गैर हाजिर थे, ये गिलानी साहब गैर हाजिर नहीं थे, ये जरदारी साहब गैर हाजिर थे। एक तरफ ये हमें इन्होंने ट्रक के पीछे बंदे लेके आ रहा है, हुकूमत गिरने वाली है, फलाना होने वाला है। हाँ, और दूसरा ये सारे मिलकर, हाँ, सारे मिलकर गेम करते हैं। मान लिया कि इनका मुश्तरका दुश्मन इमरान खान है। मैं इसी पे आपके ऊपर वापस भी आऊंगा
कि इक़्तिदार में आने के लिए एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है ना। मैं 1 मिनट जरा, मुझे जरा जनरल साहब के पास जाने दें। जनरल साहब, क्या ये सारे मिलकर भी वो अपोजिशन या उसका 10वां हिस्सा भी कर रहे हैं जो इमरान खान ने अपोजिशन की थी? अदालत में वो चले जाते थे, सड़कों पे वो आ जाते थे, पार्लियामेंट में वो रोला, जहां जहां उनको मौका मिलता था प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्या ये सारी अपोजिशन, एक तो जितना इमरान खान साहब ने इनके साथ किया है, कभी किसी अपोजिशन के साथ इतना बुरा शायद ना हुआ हो। उन्होंने इनको ना सिर्फ एक्सपोज किया, इनके केसेस, इनकी चीजें बहुत तेजी से इनके पीछे पड़े रहे। तो एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ ये अपोजिशन उतनी मुअस्सर आपके ख्याल में रही या रहना चाहती है जितने इमरान खान साहब थे इन सबके खिलाफ? इमरान, थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मदर अब्बास ने जिस लॉजिकल तरीके से सारी इवेंट क्रोनोलॉजी उनकी गिन के रख दी उसमें, और फिर भट्टी साहब का जो शायराना अंदाज है, जिस तरीके से उन्होंने अपने लॉजिक और शायरी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं इस पर इम्प्रूव कर सकूं। अब जो आपका सवाल है कि इमरान खान इज़ अ डिफरेंट ब्रीड, राइट और रॉन्ग, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, ये बहस हो सकती है, बट ही इज एंटायरली डिफरेंट। वो डिफरेंट ब्रीड का पॉलिटिशियन है, उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, उसके जो मोटिवेशन और कन्विक्शन है वो बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए उस जैसी अपोजिशन, और अगर इतनी अक्सरियत, इस तरह की अक्सरियत इमरान खान साहब के पास होती तो शायद ये चंद दिन भी हुकूमत न चला सकते। और जिस तरीके से इमरान खान ने फ्लेक्सिबल तरीके से मुतज़ाद नज़रिया रखने वाली सियासी जमातों को अपने साथ मिलाकर वो सियासत कर रहे हैं और 3.5 साल इक़्तिदार में रह चुके हैं तमाम तर रेजिस्टेंस के बावजूद, तो आई वुड से कि इस मुल्क की सियासत में यही कुछ हो सकता था, यही कुछ हो रहा है। और पॉलिटिकल जो हमारे ये सियासत है, जमहूरी सियासत या पार्लिमानी निज़ाम, इसमें सियासतदानों का पहला मकसद होता है इलेक्ट होकर इक़्तिदार में आ जाना या असम्बलियों तक पहुंच जाना और अगले 5 साल तक वहां बैठे रहना, यही इनका मकसद है और उसमें सारे ही कामयाब हैं। ठीक है, मैं यहाँ ब्रेक ले लेता हूँ, प्रोग्राम में ब्रेक आता हूँ। भट्टी साहब, आपके नुक्ते से मुझे आगाज करना है प्रोग्राम का, फिर मैं उसी चीज को मदर अब्बास साहब के पास लेकर जाऊंगा जो नुक्ता आपने छोड़ा था। एक ब्रेक, हम अभी वापस आ रहे हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। भट्टी साहब, ये आपने कहा कि सिर्फ इक़्तिदार में आओ, यानी जुगाड़ लगाओ, मिट्टी पाओ और इक़्तिदार में आओ। तो अगर यही फॉर्मूला है तो इसमें तो आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। तो आम आदमी महंगाई के इशू पे जब अपोजिशन उसको पुकारेगी और बाहर निकालने की कोशिश करेगी, तो क्या अपोजिशन को ये जो बढ़ती हुई महंगाई है ये अवाम की हमायत दिला पाएगी? क्योंकि एक तरफ हुकूमत कहती है कि ये सारी महंगाई और ये सारी चीजें या तो माजी के साथ जुड़ी हैं या इस वक्त आलमी हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से हम फंस गए हैं। अपोजिशन कहती है नहीं, हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रही हैं। अब दोनों का नैरेटिव पब्लिक के सामने है और आपने एक तीसरा नैरेटिव रखा है कि ये अपोजिशन सिर्फ इक़्तिदार में आना चाहती है, पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या पब्लिक इन पर यकीन करके इनकी तहरीक को हुकूमत के खिलाफ कामयाब बनाने के लिए अपनी हमायत देती हुई आपको नजर आ रही है? इस सवाल पे आने से पहले काबिल एहतराम जनरल साहब के लिए कि उन्होंने एक फ़िक्रा बोला कि जिस तरह मुतज़ाद रवैयों वालों के साथ मिलकर इमरान खान हुकूमत कर रहे हैं वो इमरान खान नहीं कर सकते हैं। इमरान खान साहब, मैं इस पे एग्री करता हूँ कि डिफरेंट है, सियासतदान है ही नहीं, डिफरेंट इंसान है। लेकिन ये जो मुतज़ाद रवैयों वालों के साथ मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, ये मुझे अपने इमरान खान से ये तवक्को नहीं थी। इमरान खान साहब इन्हीं लोगों के खिलाफ जहाद के लिए घर से निकले थे और इक़्तिदार के लिए कंप्रोमाइज करके इन्हीं लोगों को साथ मिला लिया। खैर, ये एक लंबी डिबेटेबल बहस है, इसको छोड़ते हैं। जहां तक है कि अवाम बिल्कुल नहीं निकलेगी, क्यों निकलेगी? किसकी इनकी किसी तरजीह में अवाम है? महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है। मरियम नवाज साहबा को कोई पता है कि महंगाई क्या होती है? कभी उन्होंने कोई दवाइयां खरीदी हों, कभी उन्होंने कोई लीडर को तो नहीं करने चाहिए। हाँ, आम आदमी कर दे कोई बात नहीं, बिजनेसमैन कर दे कोई बात नहीं, लीडर को तो जरा एहसास करना चाहिए। 12 फंक्शन उन्होंने करवा दिए। लीडर को तो ये
लीडर को तो यह भी इमरान खान एहसास करना चाहिए कि वो न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने अपनी शादी कोरोना की वजह से मुलतवी कर दी। ये तो कोरोना में इनकी तो जलसे, जुलूस, रैलियां, शादियां, तकरीबात, क्या हो रहा है सिर्फ पार्टी की वजह से? हाँ, पार्टी सिर्फ पार्टी हो रही है, उस पर हो रही है। और बहुत सारी मिसालें हैं। प्रिंस हैरी की मैं मिसाल देता हूं कि उसने बरतानवी हुकूमत से कहा कि मुझे सिक्योरिटी दो, इखराजात मैं दूंगा, उन्होंने इनकार कर दिया, वो अदालत में पहुंचा हुआ है। हमारे जाली शहजादों और जाली शहजादियों का हाल देखें, प्रोटोकॉल देखें उनके। खैर ये तो लंबी बहस है। अच्छा तो अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने कभी कोई हमारे अस्पताल में लेटे हो, हमारे नलकों से पानी पिया हो, या उनको पता हो कि आलू और टिंडे और ये इनका क्या है? इमरान खान साहब ने बजट बनाया हो, नवाज शरीफ साहब का कोई इशू रहा हो महंगाई, शहबाज शरीफ साहब का कोई इशू रहा हो महंगाई? इसी वजह तो हम पिस रहे हैं यार, इसी वजह से तो कि ना कि इनके और हमारे घर सेम है, ना इनकी और हमारी जेलें सेम है, ना इनकी और हमारी हवालातें सेम है, ना इनके और हमारे अस्पताल सेम है, ना इनके हमारे डॉक्टर सेम है, ना इनकी हमारी जिंदगियां। ये हम जैसे हैं, लगते हैं, इनके भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं इनमें हमारा, हम जैसा। इसी वजह से तो हम पीछे, जमहूर लेस है ये डेमोक्रेसी जिसको जमहूरियत कहते हैं, आर्डर लेस है और परफॉर्मेंस लेस है। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब का जो आपने कहा ना, अवाम ने निकल, नवाज शरीफ साहब लंदन में क्या फरमा रहे हैं? कई साफियों से मिलकर वो गिला कर रहे हैं, अवाम नहीं निकली। अवाम निकलती तो ये चंद दिन की हुकूमत मेहमान थी। जद्दा में भी वो यही कई लोगों को इंटरव्यू दिए जिसमें हमारे दोस्त रऊफ क्लास अब निकलेगी अवाम को। अब तो बहुत महंगाई हो गई है बकौल। ओ भाईजान अवाम कब निकलेगी? जब आप अपने बाल बच्चों आल माल समेत जद्दा पहुंच जाते हैं, जब आप आल माल समेत लंदन पहुंच जाते हैं, जब आपके बच्चे वहां महफूज होते हैं, जब आपको ये मसाइल नहीं होते, तो अवाम आपके लिए क्यों निकले? आपको 3 दफा वजीर आजम इस कौम ने बनवाया, इज्जत मकाम दी। आपने कहा मेरा आर्मी चीफ, मेरा आईजी, मेरा ब्यूरोक्रेट, मेरा साफी, मेरा सियासतदान, और चौथी मर्तबा भी अगर वो बनेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे, मेरा 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 मेरा। आप आए ना वापस, आप पहले कायद थे, फिर रहबर बने, फिर इमाम खुमैनी बने, आए वापस, हसन हुसैन के साथ लेकर आए। मैं आपकी रैली में शरीक हूंगा, बिलीव मी। नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे उतरे हसन हुसैन के साथ और अपने बच्चों के साथ, मैं शामिल हूंगा नवाज शरीफ साहब के पीछे कि ये आ गया बंदा, अब ये जमहूरियत की जंग लड़ेगा। लेकिन जब आप अपने बच्चों को साइड पे कर देते हैं, गैर मुल्की बना देते हैं, उनको एवन फील्ड में जिनकी आप मनी ट्रेल नहीं दे देते, कभी जद्दा चले जाते हैं, कभी कुछ, वो मरियम नवाज साहब ने ट्रक की तस्वीर की थी ना, और ढोला वापस आ तेरी वतना ते लोड़ है, तो उसके जवाब में मैंने कहा था मैं इत्थे ते ढोला इंग्लैंड, ढोला हर वारी कर जांदा साडे नाल हैंड। तो जब भी हमारे पे वक्त आता है, जब भी हमको मुश्किल वक्त आती है, कभी आप जद्दा चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, और वहां बैठ के कहते हैं वहां आपके लिए नहीं निकले। क्यों निकलेगी भाई? नहीं निकलेगी। इसी तरह जरदारी साहब फार्मूले बना रहे हैं, इसी तरह मरियम नवाज साहबा का ट्विटर खामोश हो जाता है, इसी तरह ये जब ये कुछ तरीक का वक्त होता है तो कभी भी ना इनकी महंगाई, हम इनका इशू नहीं है, हमारी महंगाई इशू नहीं है, हमारी बेरोजगारी इशू नहीं है, हमारी गुर्बत इशू नहीं है। पब्लिक कोई नहीं निकलती। भट्टी साहब का ये कहना है साफ साफ कि पब्लिक नहीं निकलती मिले, और इस हुकूमत अपोजिशन की खुशनसीबी है कि उसको ऐसी हुकूमत मिली। चले, मदर अब्बास साहब से मैं अब ले जाऊंगा यही चीज, आपने इसको छेड़ा था मामले को, तो अब मदर भाई इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, ये पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा क्या अपोजिशन को, या फजलुर रहमान साहब के मदारस पे या उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा एक मर्तबा फिर अपोजिशन की बड़ी जमातों को? देखिए, एक तो मैं या आप या भट्टी साहब कोई जजमेंट करने वाले होते नहीं हैं। ये अगर अवाम को निकलना होगा, निकल आएंगे अवाम। अगर अवाम नहीं निकलेंगे तो इसके क्या माने होंगे? अवाम ना निकलने का मतलब ये नहीं होगा कि वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। अवाम के ना निकलने का मतलब ये है कि वो इनडिफरेंट हो गए हैं, उन्हें ना हो, क्योंकि जाहिर है महंगाई तले तो वो इसी हुकूमत के उसमें पिसे हुए हैं ना। तो अगर वो नहीं निकलते अपोजिशन की कॉल पे, तो वो अपोजिशन पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन इसके ये माने नहीं है कि वो हुकूमत पे कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात ये कि अगर सेम टाइम में हुकूमत जलसे करे और वहां पे अवाम एक डिफरेंट रवैया दिखाए, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये लिटमस टेस्ट है कि अवाम किसके साथ खड़ी है। नहीं, हाँ, लेकिन उसमें ये होता है कि देखिए, जनरल पब्लिक जो है वो इलेक्शंस के वक्त में तो निकलती है। वो नॉर्मली हमने नहीं देखा कि वो आम इस सिचुएशंस में निकलती हो।
वो ऑलरेडी मेले दबे हुए हैं, तो वो कहाँ अपना 3-3 दिन 4-4 दिन 1-1 हफ्ते के लिए जो है वो लॉन्ग मार्च पे जाएंगे, नहीं जाएंगे, कम लोग होंगे, लेकिन उनके वर्कर्स हैं, वो होंगे, बड़ी तादाद में होंगे, हो सकता है निकले तो। लेकिन ये मैं और आपका जजमेंट नहीं है। दूसरी ये कि जो जनरल साहब बात कह रहे थे, देखिए ऑपोजिशन के तौर पे इमरान खान जिस वक्त थे ऑपोजिशन लीडर, उसमें एक चार्म था, एक अट्रैक्शन थी, और वो क्या थी कि इमरान खान एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे सामने आए थे, वो टेस्टेड नहीं थे। उन्हें प्रॉब्लम क्या हुई जब उन्होंने फैसला किया कि असेंबलियों से इस्तीफा देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, परवेज़ खटक साहब ने इनकार कर दिया, तो उनको रिलाय करने पड़ा कौमी असेंबली पे। फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी डिच आउट कर गए, बैकआउट कर गए। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान के लिए कोई बहुत स्मूथ सेलिंग थी, उन्हें भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन लोग उनको उस वक्त एक होप के तौर पे देख रहे थे। लेकिन जब 2018 के इलेक्शन आए तो लोगों ने उनको इस वजह से वोट दिया कि उन्होंने एक भ्रम कायम किया था कि मेरी तैयारी मुकम्मल है, मेरा सारा होमवर्क है, हर चीज़ पे रिफॉर्म्स जो है फौरी तौर पे आएंगी, 6 महीने में आप तब्दीली देखेंगे। लेकिन आज 3.5 साल बाद ना हमने वो रिफॉर्म्स देखी, ना हमने वो तसलसल देखा। हाँ, ये ज़रूर देखा हमने कि एक के बाद एक मिनिस्टर तब्दील होता रहा, तो वो उनकी फील्ड प्लेसिंग जो थी वो हमने 3.5 साल में नहीं देखी कि प्रॉपर फील्ड प्लेसिंग की हो। और यही होता रहता था कि कभी एक मिनिस्टर को दूसरी जगह भेज दिया, दूसरे मिनिस्टर को तीसरी जगह भेज दिया, स्कैंडल्स पे स्कैंडल्स बन रहे हैं। और उसके बाद भी अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि 3 महीने में मैंने महंगाई करप्शन ख़त्म कर दी, तो हम तीनों यहाँ चारों बैठे हुए हैं, क्या हम ये बता सकते हैं कि करप्शन ख़त्म हो गई? क्या हम ये कह सकते हैं कि बड़े स्कैंडल नहीं कह सकते। वो मेरा ख्याल है सबसे जो विक्टिम है, और देखिए पॉलिटिक्स करते ही लोग इख्तिदार में आने के लिए हैं, कोई मेन स्ट्रीम पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कहे मैं इख्तिदार में नहीं आना चाहती। असल चीज़ क्या है, असल टेस्ट कब होता है आदमी का? जब वो इख्तिदार में आता है, क्योंकि इख्तिदार से पहले मैं बहुत से वादे करता हूँ, जब इख्तिदार में आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं वो वादे पूरे कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो उसमें इन 3.5 सालों में इमरान खान बहुत कामयाब नहीं रहे। ठीक है, अब जनरल साहब, इमरान खान साहब ये कह के मेरे लिए हालात ज्यादा मुख्तलिफ और मुश्किल थे माजी की हुकूमतों की निस्बत, क्या आप उनके इस आर्गूमेंट से इत्तफाक करते हैं? वो ये कहते हैं जी कि अफगानिस्तान इस दौर में हुआ, वो ये कहते हैं कि कोरोना इस दौर में आया, वो ये कहते हैं कि आलमी तौर पे महंगाई बहुत ज़्यादा इस दौर में बढ़ी है, फिर वो ये कहते हैं कि जब मुझे हुकूमत मिली तो दिवालिया था। अब ये उनका आर्गूमेंट है इमरान खान साहब का। वो कहते हैं मुझे हालात ज़्यादा बुरे मिले हैं, इसलिए परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। लेकिन मदर अब्बास साहब का ये जो कहना है कि रिफॉर्म्स नहीं ला सके, अब उसके लिए तो हालात को कसूर नहीं दिया जा सकता। ये पहली रिफॉर्म्स उनकी जो है वो ये बड़े पैमाने पे जो ये फौजदारी कवानीन की वो 600-700 कवानीन में लाना चाह रहे हैं, लेट्स सी वो भी होती है नहीं होती, लेकिन इस पे आप अपना मौक़िफ़ दें दोनों चीज़ों पर। ये जो सवाल आपने किया है, इसमें इमरान खान साहब को इक़्तिदार में आने से पहले पता होना चाहिए था, उनकी 23 साल की स्ट्रगल थी कि इस मुल्क की मुआशी हालत क्या है, इसके जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस क्या हैं, इसके सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, इसकी मुआशी हालत क्या है, या वो क्या करके अगली पार्टियां जा रही हैं। तो उसके लिए उन्हें मुकम्मल तैयारी करके आना थी। अगर वो भी सरप्राइज हुए हैं कि मुझे पहले इल्म नहीं था और मुझे आके पता चला है, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। अब रही बात रिफॉर्म्स की, तो यकीनन अगर वो कोई जितना तैयारी में लगे रहे, अगर वो टैक्स रिफॉर्म्स का, जुडिशल रिफॉर्म्स का, लैंड रिफॉर्म्स का, एजुकेशन रिफॉर्म्स का एक स्ट्रक्चर या एक खाका तय कर चुके होते अपनी तैयारी से इक़्तिदार में आने से पहले या इंतखाबात में जाने से पहले, तो उनके पास एक पूरा निज़ाम होना चाहिए था। लेकिन ये 3.5 साल की परफॉर्मेंस बताती है कि उनके पास कोई ऐसा वाज़ेह रोड मैप नहीं था, कोई ऐसा रिफॉर्म्स का चार्टर नहीं था, कोई ऐसा मंसूबा नहीं था जिसको आते ही उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो या करने की कम से कम कोशिश की हो। तो ये तो तैयारी के एतबार से तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे वो भी सरप्राइज हुए, और जो उनका वोटर था उसको भी वो रिजल्ट नहीं मिला जिसकी वो तवक्कुआत कर रहे थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद
उनकी जो कमिटमेंट है टू पाकिस्तान या जो वो कर गुजरना चाहते हैं, इसमें उनकी जो पर्सनल दयानतदारी है, पर्सनल कमिटमेंट है, वो मैं समझता हूँ किसी भी और सियासतदान से कहीं ज़्यादा है। अगर इनके पास वो 2/3 मेजॉरिटी होती जो पहले पार्टियों के पास रही है तो शायद नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होते। एहतसाब इन्होंने नहीं करना था, एहतसाब इंस्टीट्यूशन ने करना था, उन्हीं कवानीन की रोशनी में करना था जो यहाँ पे लागू थे, उसी आइन के दायरे के अंदर रहते हुए करना था। लिहाजा जो कुछ हुआ या जो कुछ नहीं हो सका वो हम सब के सामने है, क्योंकि यहाँ तो मॉडल टाउन में हमारे जुडिशल निज़ाम के मुताबिक कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। बल्दिया कराची में 325 अफराद जिंदा जले, वो कोई ऐसी अनहोनी बात ही नहीं थी। एक MPA ने एक कांस्टेबल को रोन डाला सरे बाजार चौक के अंदर खड़े हुए ड्यूटी पे, उनको कोई शवाहिद ही नहीं मिले। चीफ जस्टिस ने शराब तो इस तरह के जाके खुद जो चीफ अस्पताल में थे और वो शायद बन गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शर्जील मेमन के कमरे में खुद रेड किया और इस मुल्क के निज़ाम ने उन्हें बताया कि चीफ जस्टिस साहब जिसे आप शराब समझ रहे थे वो शहद और ऑलिव ऑयल है और वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अयान अली जिस तरीके से मुल्क से बाहर चली गई, आज तक अदालती निज़ाम उसको वापस नहीं बुला सका। तो हमारे मुल्क में तो फौजदारी मुकदमों के फैसले नहीं होते और वो गवर्नमेंट के खाते में भी हैं, और हम व्हाइट कॉलर क्राइम की तलाश में हैं। तो ये तो जिस तरह अभी ये बहुत रेफर हो चुका है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मकसूद चपड़ासी का वो खुद जिंदा है, उसकी माली हैसियत अदालत के सामने है, खुद बता बैंक अकाउंट की डिटेल्स अदालत के सामने है, बैंक मैनेजर खुद जिंदा है, वो अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं। और इसके बावजूद अगर अदालत को कोई करप्शन नजर नहीं आती तो इसमें कोई भी ले आए, इमरान खान नहीं कोई फरिश्ता भी ले आए तो शायद उनको इंसाफ नहीं मिल सकेगा। तो ये चैलेंजेस तो हैं जिसकी तैयारी उन्हें करके आनी चाहिए थी। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। भट्टी साहब सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पहली मर्तबा 70 साल में, बल्कि ये जो सिविल केसेस के अंदर जो रिफॉर्म्स आई थी सिविल लॉ के अंदर, वो 1908 में आई थी। पाकिस्तान में कोई 100 साल से पुराने कवानीन चल रहे हैं और ये 70 दहाइयों में पहली मर्तबा एक रिफॉर्म्स के ऊपर काम हो रहा है कि फौजदारी मुकदमात में लाई जाएं फौजदारी केसेस के अंदर। तो इसको तो वेलकम करना चाहिए था, सबको इसमें शामिल होना चाहिए था। अब एहसन फून साहब ने लिखकर तो मना कर दिया है और उसकी मुखालफत कर दी है। आप इस पे क्या कहेंगे? हुकूमत की नाकामी है या सिस्टम चाहता नहीं है कि सिस्टम बदले? एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, ये जो रिफॉर्म्स आना चाह रही हैं या हुकूमत लाना चाह रही है, तो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे इसको कि हम 700 के करीब रिफॉर्म्स ला रहे हैं फौजदारी मुकदमात में और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट बार से ही उसका निगेट कर दिया गया उसको और उसकी मुखालफत शुरू हो गई है। ये क्या, ये पॉलिटिक्स है, हम करना नहीं चाहते या हम गलत कर रहे हैं या हुकूमत में कैपेसिटी नहीं है? अव्वल तो रिफॉर्म्स आती नहीं है, जब आती हैं तो फिर ये भी होता है। बताइए। पहली बात, एक और माया ज़हन में आ गया जो मरीम नवाज साहबा ने वो ट्रक की तस्वीर के पीछे माया आजा वतना ते तेरी लोड़ पै गई है, वो उसके जवाब में है कि मैं इत्थे ते ढोला जद्दे, मैं इत्थे ते ढोला जद्दे, जदों भी आवे औखा वेड़ा माया सानू ना लभे। तो अल्लाह के फजल से माया वापस नहीं आएगा। अब जद्दे में नहीं है, अब आप लंदन के ऊपर बनाएं। जी जी, लेकिन जद्दे चूंकि होके जा चुके हैं इसलिए इस काफी और रदीफ को मिलाने के लिए मैं वो जद्दा में गया, वरना तो पता है लंदन शायर ने उसको सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया जद्दे को। बिल्कुल ठीक है। जी जी जी। दूसरी बात ये है कि जो दो जुमले सिर्फ इस पे कि जो कुछ आपने कहा कि इमरान खान साहब ने बताते हैं कि हमें ये चैलेंजेस हैं, वो सारे मान लेता हूँ मैं, वाकई थे। लेकिन इमरान खान साहब की, जैसे जन साहब ने कहा, 22 साल की स्ट्रगल, नंबर 1। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब ने हमें खुद बताया था कि मेरे पास हर मसले का हल है। और फिर इमरान खान साहब से सिर्फ ये पूछना था कि क्या आपके वादे, दावे और नारे हवाई फायरिंग
ज़्यादातर हवाई फायरिंग थी, ये नहीं करने चाहिए थे। क्या आप राइट पीपल फॉर राइट जॉब लगा सके? साईं उस्मान बुज़दार, हमें तब्दीली असल सिंबल यही था तो जिसके लिए हमने स्ट्रगल की थी। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जज़ा सज़ा है कोई? 5-6 रिपोर्टें और अपने सारे ममनुआ फंडिंग केस से लेकर BRT मालम जब्बा हेलीकॉप्टर तक कोई अपनी तरफ कोई जज़ा सज़ा, जो काबीना में बैठे हैं, जो इर्द गिर्द बैठे हैं, नैब के मुल्ज़म, पेंडोरा लीक्स और सारे, क्या वो, और जो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, और फिर जो करप्शन का इंडेक्स है, करप्शन जिस तरह बढ़ गई, तो ये जज़ा सज़ा का ना होना है। आप उस तरफ आपका दिल नरम हो जाता है, इस तरफ आप कहते हैं कि सारे चोर और डाकू बैठे हैं। तीसरी आखिरी बात इस पे कि इमरान खान साहब को अल्लाह ने मौका इसलिए दिया कि वो पिछले नाहल थे, करप्ट थे, मुबैना तौर पर जो भी थे, मान लिया, तो इसलिए मौका मिला ना। आप उनसे बेहतर साबित हों तो बेहतर तो साबित होना, आप तो पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं। और मान लिया जो बाइडन की भी मकबूलियत निचली सतह पे आ गई है महंगाई की वजह से, और उसने भी एक साफ़ी को गाली दे दी है, वो भी इतने फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में, मान लिया हालात ऐसे ही हैं। कुछ बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को थी, और आटा गंदम से लेकर LNG तक बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को थी, चीनी ये वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पलट। अब ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार है, मेरा तो दिल दुखी है उस पर। एहसन भून साहब मेरे इलाके के भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन मेरा दिल दुखी है कि आपने पहली मर्तबा मुजरम को, मफरूर को अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि वो वहाँ से बैठ के तकरीर करे। दूसरा दिल दुखी है कि आप उनकी दरखास्त लेकर पहुंच गए। मान लिया कि उनको अपील का हक नहीं मिला, बड़ी ज्यादती हुई, मान लिया कि उसमें आपने बड़े इस्लामिक भी बताए हैं कि फॉरगिव करना, माफ़ करना ठीक है, मान लिया आपने उसमें हवाले भी दिए हैं बड़े केसेस के ताहियात नायली और वो वगैरह, मान लिया आपने बाकी सारा भी है कि ये आपकी आइनी दरखास्त है, ये सियासी दरखास्त नहीं, सारा मान लिया, लेकिन इसका बेनिफिशरी कौन है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कमाल किस्मत के धनी है, मुझे बड़ा रश्क आता है उन पे कि एक तो वो दो, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसके बेनिफिशियरी सिर्फ जहांगीर तरीन है। नवाज शरीफ साहब क्योंकि नैब के केसेस हैं, वो इसके बेनिफिशियरी नहीं बनेंगे बराह रास्त। नहीं, वो एक इलादा बात है, आगे बहस है। पहली बात तो ये है ना, अभी कई उनको दरिया अबूर करने हैं नवाज शरीफ साहब को कि अगर ये नाहली इसमें खत्म हो जाती है, उसके बाद इवन फील्ड है और अल अजीजिया है, उसमें सजा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि 5 साल की सजा है नाहली की, तो ताहियात नहीं है, तो फिर वो जब सजा खत्म होगी उसके बाद 5 साल होगी, तो ये बड़े दरिया अबूर करने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आखिरी हमारे पास फोरम है, वो कुछ भी कह सकते हैं। मगर नवाज शरीफ साहब की किस्मत पे रश्क आता है कि दो ज़ियाउल हक की पैदावार, मुशर्रफ से डीलें, हर मर्तबा ढील करके जाते हैं। 6-6 महीने काबीना का इजलास नहीं, 8-8 महीने असम्बली नहीं आते, साल सेनेट नहीं आते, अमीर अल मोमिनीन बनने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से उनका रिकॉर्ड आपके सामने है। लेकिन वो हमारे यहाँ एक पूरे तबके के अभी भी जमहूरियत की बोर्ड हैं कि ये जमहूरियत की बोर्ड है। उस पूरे तबके का ख्याल है कि मार्शल बुरी चीज़ है, माना बुरी चीज़ है, आमर बुरी चीज़ है, माना बुरी। लेकिन नवाज शरीफ अच्छा है, जो एक आमर की पैदावार है, दूसरी से डीलें करके चला गया, वो अच्छा है। बाकी सारे जो है ना, ये बाकी सारा ये काबिल रश्क किस्मत पाई है, किस्मत के धनी है कि उनको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं। इतनी मीटिंग्स नहीं ली होंगी जितनी मीटिंग्स इमरान खान साहब ने ये 3 सालों में ले ली हैं। तो वो नहीं 3 सालों में नहीं, तो 3 सालों में नहीं, 2 सालों में कर लें, 2 सालों में कर लें या 1 साल में कर लें। ये तो है गो कि इमरान खान साहब ने भी हर बुध को असेंबली आना था, नहीं आए, लेकिन काबीना की मीटिंग्स, लेकिन हर मंगल को कैबिनेट जरूर दिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात है कि मियां साहब उतनी मरतबा असेंबली में नहीं आए जितनी मरतबा लंदन गए। अब आखिरी बात ये जो आपका ये लॉ बुरी रिफॉर्म्स हुई हैं या अच्छी रिफॉर्म्स हुई हैं, इस पे डिबेट करनी चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि ये रिफॉर्म्स हुई हैं। यार किसी ने तो सोचा कि 4-6 महीने बाद फैशन बदल जाता है, हर 4 महीने बाद हम बालों का वो चेंज कर लेते हैं, चीजें चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमारे लाज वही 1800 के हैं। क्यों भाई? कानून तो आइन तो कानून तो वो होता है जो इस जमाने के मुताबिक हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इस पे डिबेट करें बजाय अभी तक पाकिस्तान में कुछ जदीद, ये बहुत अजीब सा जदीद चीजें शामिल ही नहीं हुई। बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, वो होनी चाहिए और बड़े अरसे से इसकी जरूरत थी। मतलब मैंने, क्योंकि अभी इंटरनेशनली इमरान खान साहब का एक दौरा आ रहा है और जब हम ये प्रोग्राम कर लेंगे तो उसके बाद फिर वो दिन शुरू हो जाएंगे। फरवरी में इमरान खान साहब 3 तारीख को जा रहे हैं और 5 तारीख को वापस आएंगे। 32 ममालिक के सरबराहान को चाइना अपने मुल्क में विंटर ओलंपिक्स में बुलाने में कामयाब हो गया है और अमेरिका रोकना चाह रहा था दुनिया की क़यादत को कि वो चाइना ना जाएं।
मदर अब्बास साहब, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और पाकिस्तान के हवाले से क्या है कि चाइना और अमेरिका में पाकिस्तान कुछ तवाज़ुन कायम रख सकेगा या रखना चाहिए? अब इमरान, तवाज़ुन तो बिल्कुल कायम रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका बहरहाल एक जो कोट अनकोट चौकीदार से आप बहुत ज़्यादा लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि चाइना और रशिया का मुस्तकबिल में क्या रवैया होगा, क्योंकि चाइना और रशिया भी अपनी लिमिटेशंस में रह के काम करते हैं। लेकिन ये बड़ा सिग्निफिकेंट टूर है, क्योंकि इंटरनेशनली भी देखें आप, अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, वहाँ जो एक बड़ा ह्यूमन क्राइसिस खड़ा हो रहा है, उस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है। और क्योंकि वहाँ रशियन प्रेसिडेंट भी होंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने रशिया भी जाना है, तो उस पूरे उसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो हो सकता है कि अंडर डिस्कशन भी हो। और अमेरिका भी इस टूर को बहुत ऑब्जर्व कर रहा होगा, क्योंकि बड़े अरसे बाद पहली मरतबा चाइनीज प्रेसिडेंट जो हैं वो मिल रहे हैं, इमरान खान से मिलेंगे, और रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी उनकी जो मुलाकात है, तो एक तरह से इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में चीन और रूस दोनों ने वादा किया था, उस तरीके से चीन और रूस अफगानिस्तान में नहीं आए जिस तरीके से वादा किया गया था। तो अब भी इस चीज़ को देखना है कि आइंदा उनका नुक्ता नज़र क्या होगा, आइंदा वो इन चीज़ों को किस नुक्ता नज़र से देखेंगे। फिर CPEC बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ज़ाहिर है हम उसे गेम चेंजर कहते हैं, उसके हवाले से क्या पेशरफ्त होगी, क्योंकि कुछ मामलात में चाइनीज़ को कुछ रिजर्वेशंस उन्होंने ज़ाहिर की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की सिचुएशन हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो एकदम दोबारा से जो है वाक़यात शुरू हुए हैं वो बहुत अलार्मिंग है और ऑलरेडी सिक्योरिटी अलर्ट है। तो अगर ये जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जो राइजिंग एक्सट्रीमिज्म है वो बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि हर चीज़ चाइना, रशिया, आपके जितने भी अलाइज हैं वो आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर नहीं हुई तो अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर भी नहीं आएगा और ये ममालिक भी इस चीज़ पे अपनी कंसर्न शो करेंगे। जी जनरल साहब, सेम क्वेश्चन टू यू सर। पाकिस्तान क्या तवाज़ुन कायम रख पाएगा? और अभी तक तो इमरान खान साहब ने जो मीडिया से बात की है कल, चाइनीज मीडिया से, तो उन्होंने यूरोप को या मगरिब को, अमेरिका को बुरा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने चाइना को अच्छा कहा है। क्या ये इतनी पॉलिसी काफी है? और ये एक क्या सिंबॉलिक बहुत बड़ा पैगाम नहीं है कि अमेरिका और मगरिब नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, वी आर गोइंग देयर? थैंक यू वेरी मच। देखिए इमरान, बात यह है कि ख्वाहिश की हद तक तो बहुत अच्छी बात है कि एक बैलेंस रखना चाहिए, लेकिन जो रिसीविंग एंड पे होता है, रिसिपिएंट बैलेंस नहीं रखता, जो डोनर होता है या जो गिविंग एंड पे होता है बैलेंस उसने क्रिएट करना होता है। अगर हम कहें कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अमेरिका और चाइना और रशिया के साथ बैलेंस रिलेशन लेके आगे चले, तो वी आर आस्किंग टू मच। हमें अपनी जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं या अपने कौमी मफादात हैं, उनकी रोशनी में फैसला करना है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं और किस हद तक किसको अकोमोडेट कर सकते हैं, ये फैसला हमने करना है। और उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया की जो रिलेशनशिप है या जो अमेरिका और चाइना की राइवलरी है, उसके दरमियान प्ले करते हुए बैलेंस कायम करना एक अच्छी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन बैलेंस के इम्कानात नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का इंतखाब करके एक वाज़ेह पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी। एक वो घर है जिसको आप पिछले 74 साल से आजमाते चले आ रहे हैं, और एक वो स्ट्रेटेजिक एलाई है जिसने आपके साथ कभी धोखा नहीं किया और आपके नेक्स्ट डोर नेबर भी है। तो आपने आने वाले दिनों में गवादर को, मुल्क की मईशत को, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को कितनी तरक्की आप दे सकते हैं। जो अभी वादे वईद अमेरिका से हो रहे हैं वो 72 साल भी यहीं पे थे, और जिस तरीके से हम इस्तेमाल हुए वो भी बड़ी एक दास्तान है। और ये जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अमेरिका की, ये कभी भी किस दोनों की पसंदीदा नहीं रही। इसमें
दोनों को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अमेरिका भी समझता है कि हमने उसे इस्तेमाल किया। वो पंजाबी का एक मिसरा है कि शायद लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा चौक भी थी। सारा कसूर अमेरिका का भी नहीं है सर, बस कुछ ऐसा ही होता है, बड़े जबरदस्त ऐसा होता है। तो लिहाजा देखना यह है कि अब एक डिटर्मिन्ड लीडर के तौर पे हम किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का इंतखाब करते हैं और अपने क्या चॉइसेस करते हैं। अब रहा ख्वाहिश तो बहुत है कि हम तरक्की करें और कारोबार भी बहुत करें, लेकिन कारोबार छोटा मुल्क उतना ही कर सकता है जितना बड़े उसको गुंजाइश देते हैं। जस्ट लास्ट सेंटेंस, ईरान के साथ बहुत वाज़ेह इम्कानात हैं अच्छी तिजारत के, लेकिन क्या अमेरिका आपको करने देगा? अफगानिस्तान के साथ क्या तिजारत करेंगे हम? हमारे पास बेचने को है क्या? दूसरी तरफ हम हिंदुस्तान के साथ तिजारत और जो ट्रांजिट ट्रेड है उसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम उसके एक्सपोर्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट क्या करेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में होगा? आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, पर कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा, पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, और ये सारे मुल्कों, छोटे छोटे मुल्कों ने करके दिखाया है। पाकिस्तान कैन डू दिस। अगर ये सारे लोग इस काम पे लग जाएं, कमर कस लें, तो हम ये कर सकते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है जुमे वाले दिन। अल्लाह हाफिज।